हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 जो जर्नल एंट्री है उसके वीडियोस हम एक के बाद एक बना रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो जिसका सलूशन हम आपको सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ने का। इन द बुक्स ऑफ हीरो एंटरप्राइजेस बैलेंस ऑन 1 अप्रैल दिया है, बैलेंस दिया है। बच्चों अभी तक के सारे क्वेश्चन में जो पहला एंट्री था वो नॉर्मली था, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से या फर्नीचर से या बैंक बैलेंस से। तो यहां पे पहली बार बैलेंस आ रहा है, यानी कि ये बिजनेस ऑलरेडी चालू है, लास्ट ईयर से बिजनेस चल रहा है और ये करंट ईयर का यानी कि नए साल का पहले दिन का बैलेंसेस दिया है। तो अभी ये सम करने के पहले कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं जो आपको लिखने हैं आपके बुक में। पहली बात यह है कि इन इंडिया जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो जो 12 महीने का पीरियड है वो इंडिया में अप्रैल से मार्च है। काफी सारी कंट्रीज में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पर इंडिया में इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो हर एक कंपनी को यही पीरियड फॉलो करना होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, सबको 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब जैसे मैंने बोला प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो साल के एंड में हर कंपनी क्या करती है, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स यानी कि परचेस, नॉमिनल अकाउंट यानी सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, ये सारे एक्सपेंस के अकाउंट बोल दिए। फिर इनकम के अकाउंट यानी सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो सारे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। मतलब पूरे साल का टोटल निकालते हैं ये सारे अकाउंट का, उनको क्लोज कर देते हैं और उनको क्लोज करने के बाद कंपेयर करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बोल सकता हूं, अभी आपने सीखा भी नहीं है। तो एक स्टेटमेंट जैसा बनाते हैं जहां पे एक साइड पे सारे एक्सपेंस लिखते हैं, दूसरे साइड पे सारे इनकम लिखते हैं और दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इन शॉर्ट हर साल के एंड में सारे जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसको बंद कर देते हैं, पर जितने रियल अकाउंट है और जितने पर्सनल अकाउंट है साल के एंड में उनका बैलेंस निकाला जाता है और उनको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे पास 31 मार्च को कैश पड़ा हुआ है 1 लाख रुपया, तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को वही 1 लाख से बिजनेस चालू रहेगा ना, है कि नहीं। वैसे ही मेरे पास बैंक में बैलेंस पड़ा है 2 लाख रुपया 31 मार्च को शाम को, तो 1 अप्रैल को जो नेक्स्ट ईयर है वो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस होगा मेरे लिए। तो मतलब बिजनेस तो चलता ही रहता है ना, ये तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने एक 31 मार्च का एक डेडलाइन डाल दिया कि अच्छा अभी तक का प्रॉफिट निकालो। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू P&L, whereas all real account, that is assets, all receivable and payable, receivable and payable यानी पर्सनल अकाउंट, किसी से पैसे लेने हैं किसी को पैसे देने हैं, तो all are carry forward to next accounting year as opening balance. ओके, एक और पॉइंट है, तो ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। तो जो पहला एंट्री होगा वो उसको हम ओपनिंग एंट्री ऐसे नाम दे देंगे साल के शुरुआत में। ओपनिंग एंट्री कैसे करेंगे, तो अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस आर डेबिटेड एंड अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस आर क्रेडिटेड। तो जितने भी बैलेंसेस हैं जिसका डेबिट बैलेंस होगा, अभी डेबिट बैलेंस का क्या मतलब, तो लूजली आप अभी याद रखो, सारे एसेट्स का और सारे रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, सारे एसेट्स का और सारे रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है और सारी लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब आपने एक चैप्टर सीखा नहीं है कॉल्ड लेजर, तो ये डिटेल में नहीं समझेगा, अभी जितना बोल रहे हैं उतना याद रख लो। क्या याद रखोगे, एसेट्स का और रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, पेएबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो और जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा जर्नल एंट्री में वो हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो अभी अगर मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूं, बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल, कैश एट बैंक एसेट है, डेबिट बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स यानी पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है,
तो राम डेबिट बैलेंस, रहीम डेबिट बैलेंस, स्टॉक एसेट होता है डेबिट बैलेंस, बिल्डिंग एसेट होता है डेबिट बैलेंस। तो ये सब लोगों को मैं डेबिट करूंगा। क्रेडिट बैलेंस में सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी पैसे देने हैं, स्वप्ना को लायबिलिटी है 20,000, रोहित को पैसे देने लायबिलिटी है, बैंक से लोन लिया है लायबिलिटी है, इन सबको क्रेडिट करेंगे। ओके, आइए चलते हैं एंट्री सीखने के लिए। तो जैसे बोला जितने भी डेबिट बैलेंस बोले थे उन सब को डेबिट करेंगे। तो 2019 अप्रैल 1 कैश अकाउंट, कैश एट बैंक है यानी कि बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने डेबिट बैलेंस है डेबिट करूंगा 80,000। फिर राम अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा 20,000। रहीम अकाउंट को डेबिट करूंगा, राम एंड रहीम दोनों से हमें पैसे लेने हैं, 30,000 रुपीज रहीम से लेने हैं। स्टॉक, ये भी अकाउंट हमारा एसेट है, स्टॉक अकाउंट को भी मैं डेबिट करूंगा 55,000 से। उसके बाद बिल्डिंग है मेरे पास, बिल्डिंग को भी मैं डेबिट करूंगा 1,50,000 से। अब क्रेडिट बैलेंस, तो जो क्रेडिट है उनको क्रेडिट करेंगे, स्वप्ना को क्रेडिट करेंगे, स्वप्ना को पैसे देने हैं कितने 20,000, आई हैव टू पे हर। रोहित को भी पैसे देने हैं, आई हैव टू पे रोहित ऑल्सो 30,000। देन आई हैव टू पे बैंक लोन, तो टू बैंक लोन 50,000। और जैसे मैंने बताया था अब जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, इधर लिखता हूं मैं बैलेंसिंग फिगर। तो 80 प्लस 20 1 लाख होता है, 1 लाख 1,30,000, 1,30,000 प्लस 55 1,85,000 और फिर 150 यानी 2,35,000 और ये हो गया 50 30 80 1 लाख। तो 1,35,000 ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया जिसको हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, लास्ट ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट अप्रैल 1 को परचेज गुड्स ऑफ 150 फ्रॉम प्रशांत लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी मैं नेट अमाउंट सीधा लिख लेता हूं यहां पे, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, 150 में से 10% अगर माइनस कर दें तो 135 आ गया। प्रशांत को हमने पैसे नहीं दिए हैं, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे टू प्रशांत एंड कंपनी। अब तो एक्सपर्ट हो गए ना हम इसमें, बीइंग गुड्स परचेस्ड कॉमा 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमित जी को गुड्स बेचे हैं 70,000 के, 10% डिस्काउंट है तो 70 में से 10% निकाल दोगे तो 63 हो जाएगा। फोर्थ को हमने बेचा है, गुड्स हमने सेल किया है, पार्टी का नाम दिया है और पार्टी ने पैसे दिए हैं ऐसा लिखा नहीं है, तो ये कौन सा सेल हुआ, क्रेडिट सेल। तो अमित शर्मा को हम डेबिट करेंगे, अमित शर्मा अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल है, कितना पैसा लेना है उनसे, 63,000 लेने का है और टू सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 63,000 से। और नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कॉमा 10% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 2 लाख 28% GST, अमाउंट पेड बाय NEFT। तो NEFT मतलब बैंक से पे किया है। ओके, NEFT का फुल फॉर्म हमने बहुत बार बताया आपको, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो हमारे बैंक से दूसरे बैंक में पैसे चले गए, 2 लाख प्लस 28%। ओके, तो डायरेक्टली मैं यहीं पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, गुड्स हमारे अंदर आ रहे हैं है ना, 2 लाख रुपीस। फिर इनपुट CGST 14%, 28,000। उसके बाद इनपुट SGST वो भी 14%, 28,000। और हम क्रेडिट करेंगे बैंक को, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे गए
2,56,000 चले गए। 2 नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 28% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय एनईएफटी। आदित्य राय को हमने गुड्स बेचे हैं 90,000 के, 28% जीएसटी। क्या आदित्य ने पैसे दिए? नहीं दिए, तो फिर क्रेडिट सेल हो गया। आदित्य राय को हम डेबिट करेंगे, आदित्य राय अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिसीवेबल है, अमाउंट बाद में लिखते हैं। टू सेल्स, सेल कितने का किया बच्चों? 90,000 का सेल किया। फिर 2 आउटपुट सीजीएसटी 14%, 12,600 होगा। और 2 आउटपुट एसजीएसटी 14%, ये भी 12,600 होगा। अब अगर हम टोटल करें तो 1,15,200 रुपए, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक फ्रॉम आदित्य। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड, 28% जीएसटी। रेंट और सैलरी पे किया है, कैश दिया है, कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट करेंगे। रेंट और सैलरी एक्सपेंसेस हैं, डेबिट करेंगे। अब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होने लग गए हो। हाँ बच्चों, रेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इसी तरह से पढ़ते रहे तो 4 साल 5 साल में सीए हो जाओगे बच्चों। बनने क्या? सैलरी अकाउंट डेबिट 18,000 और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 23,000। नरेशन होगा बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड। पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, यानी कि जो ओनर है वो अपने घर में नहीं रह रहे, भाड़े के घर में रह रहे हैं, उनके घर का भाड़ा बिजनेस ने पे किया। ये तो ड्राइंग्स हो गया भाई, बिजनेस का रेंट थोड़ी ना है। तो कैश तो जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दिया हमने, कैश अकाउंट 12,000। अब रेंट अकाउंट नहीं लिख सकते हैं बच्चों। क्या बिजनेस के लिए जगह भाड़े पे लिया है? नहीं, ये जगह हमने भाड़े पे लिया है ओनर के रहने के लिए, तो इसको ड्राइंग्स बोला जाता है बच्चों। ओके, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये पर्सनल एक्सपेंस है 12,000। ओके, बीइंग प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट पेड। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन 9th April एट 20% प्रॉफिट, 28% जीएसटी। तो अभी 9th April पे जाना पड़ेगा। ये रहा 9th April। 9th April को हमने 2 लाख का गुड्स खरीदा था। अब 2 लाख में से आधा गुड्स हमने बेच दिया। ओके, तो पहले लिखते हैं कॉस्ट, हाफ ऑफ 2 लाख, यानी कि 1 लाख का गुड्स हमने बेच दिया। हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना? 20% ऐसे बोला गया, यानी 20,000। तो हमने गुड्स बेचा कितने में? 1,20,000। बच्चों, प्रॉफिट का कोई अलग से एंट्री नहीं होता है। हम कस्टमर को थोड़ी ना बोलने वाले हैं कि ये 1 लाख पे 20,000 प्रॉफिट किया, नहीं। उसको तो हम बोलेंगे सर जी 1,20,000 हमारा प्राइस है। प्रॉफिट का अलग से कोई एंट्री नहीं होता है जब हम गुड्स बेचते हैं तो। ओके, तो 1,20,000 पे हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। क्या कैश आ गया? ऑफ कोर्स आ गया, पार्टी का नाम दिया ही नहीं है, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट को बाद में लिख देते हैं। 2 सेल्स पहले लिखता हूं, तो सेल्स अमाउंट आपका क्या है? 1,20,000, ये आपका सेल्स अमाउंट है। 2 आउटपुट सीजीएसटी 14% होगा, तो 14% कितना होगा? 1,20,000 का 14% हो जाता है 16,800। और आउटपुट एसजीएसटी वो भी 14% होगा, 16,800। ये हो गया 33,600 और 120, यानी 1,53,600। इतना कैश हमें मिलेगा। बीइंग गुड सोल्ड, 28% जीएसटी। नरेशन में प्रॉफिट के बारे में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। वेजेस पे किया है, अब तो एक्सपर्ट हो गए। वेजेस टू कैश, वेजेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 1,500 रुपए टू कैश अकाउंट। आपको सोते जागते उठते बैठते जो रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, वो याद करने चाहिए। बीइंग वेजेस पेड। फर्नीचर परचेज किया है 1,80,000 में, 12% जीएसटी, अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस यानी बैंक से पे किया है। फर्नीचर परचेज किया है, वो कोई एसेट, वो कोई गुड्स नहीं है, एसेट है।
तो फर्नीचर को डेबिट किया 1,80,000 से, है ना। फिर क्या किया, इनपुट CGST, इनपुट CGST 6%, 1,80,000 का 6% 10,800। वैसे ही इनपुट SGST उसको भी डेबिट किया 6%, 10,800, यानी 21,600 हुआ। 1,80,000 में ऐड करेंगे तो टू बैंक होता है, RTGS से पे किया है टू बैंक अकाउंट, 1,21,600 बोला ना, तो 2,01,600 being furniture purchased, 12% GST. Sold old furniture for 20,000 for 12,000। अब बच्चों अभी बोला था कि जब गुड्स बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस का अलग एंट्री नहीं होता है। यहां पे हमने बेचा है, फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर गुड्स है क्या, नहीं ना। तो इधर हम कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे और उसका एंट्री भी करेंगे। तो 20,000 का फर्नीचर था, 12,000 में बेच दिया, 8,000 का लॉस हो गया, तो कैश आया, कितना कैश आया, 12,000। तो पहले कैश आने दो, कैश अकाउंट को डेबिट कर दो 12,000 से। एक रो छोड़ देता हूं, फर्नीचर गया, फर्नीचर रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितने रुपए का फर्नीचर गया, 20,000 का, तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया, चलो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, और 8,000 का लॉस हो गया। लॉस कौन सा अकाउंट, नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इधर लिखा लॉस, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं लॉस क्यों हुआ। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया, ओके। ये एक अकाउंट ओपन कर दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 रुपया। सोल्ड शेयर्स ऑफ 10,000 फॉर 15,000, बहुत अच्छी बात है भाई, इधर प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे अभी फर्नीचर में किया वैसे ही करेंगे, पर यहां पे 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, तो पहले बैंक को डेबिट कर देते हैं। बैंक में कितने पैसे आए भाई, 15,000 आए, ओके। 2, अब इधर प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर ब्लैंक नहीं छोड़ा जगह। जो हम इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं, जो शेयर्स बेच रहे हैं, वो कितने रुपए के हैं, 10,000 के। इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऐसे लिखते हैं, टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, कितना, 10,000 रुपया। और अभी जो 5,000 बचा वो आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। दुनिया में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अभी एक एंट्री पहले दुख था, लॉस हुआ, फर्नीचर बेचा तो अभी सुख आ गया, शेयर्स बेचे तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो ऑन क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन 10 का सोल्यूशन आपको दिखाएंगे। थैंक यू।